नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा गांधी परिवार। सत्येंद्र जैन पर बीजेपी आप आमने सामने। स्मृति ईरानी ने गंभीर आरोप लगाते हुए केजरीवाल से पूछे कई सवाल। अयोध्या में सीएम योगी ने राम मंदिर के गर्भगृह की रखी पहली शिला। बोले, राम मंदिर बनेगा देश का राष्ट्र मंदिर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले के बाद काशी की धरहरा मस्जिद पर उठे सवाल। मामला पहुंचा कोर्ट। पूजा की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर बताया भगवान विष्णु का मंदिर। केके की मौत को लेकर बंगाल में घमासान। बीजेपी ने ममता सरकार को बताया जिम्मेदार। चौतरफा घिरी ममता बनर्जी। आज की सबसे पहली खबर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलों पर। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के नेता राहुल गांधी को समन जारी किया है। कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, बदले की कार्रवाई में अंधी हो चुकी है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, बल्कि कानूनी रूप से लड़ेंगे। ईडी ने राहुल को 2 जून और सोनिया गांधी को 8 जून को बुलाया है। दोनों नेता ईडी के सामने पेश होंगे। डॉक्टर साहब, कांग्रेस का यह आरोप कितना सही है कि मोदी सरकार बार बार इन्हीं के साथ सिर्फ बदले की कार्रवाई करती है? देखिए, इस तरह के आरोप पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो आरोप लगाना उनका अधिकार है। वो कह सकते हैं कि भाई बदले की कार्रवाई हो रही है, मोदी सरकार टारगेट कर रही है, आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये केस 2012 से चल रहा है। और ये केस क्या है? ये केस गांधी परिवार को जिस तरीके से लगता है कि पूरे देश पे उनका कब्जा है, उनका राज है, उनकी बपौती है, वही इस केस के जड़ में है। क्या हुआ है? नेशनल हेराल्ड नाम का एक अखबार जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया। एसोसिएटेड प्रेस जो जनरल नाम था उसका। कई सारे प्रॉपर्टीज इस अखबार वाले, उस जमाने में जवाहरलाल नेहरू का अखबार, प्रधानमंत्री, तो देश के कई कई जगहों पे, प्राइम लोकेशन पे इनका दफ्तर, जमीन, बिल्डिंग, सब कुछ। हुआ ये कि अखबार कोई पढ़ नहीं रहा था जी। 2010 में बंद कर दिया गया। यूपीए की सरकार थी और इन्होंने एक माने पार्टी की अखबार है, पार्टी की मिल्कियत है, लेकिन वो अखबार है तो अखबार के जरिए सरकार से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अखबार चलाने के लिए दूसरा काम नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने एक नई कंपनी बनाई, यंग इंडिया लिमिटेड जी। अब इसमें सोनिया गांधी भी, राहुल गांधी भी, ऑस्कर फर्नांडिस भी, मोतीलाल वोरा भी, तमाम वही गैंग जो कांग्रेस पार्टी में लूटपाट में सबसे आगे रहती है। जब बंद कर दिया गया तो बोले भाई कर्ज जो है टोटल मिलाकर के 90 करोड़ का है। आपने इस नेशनल हेराल्ड की कंपनी को 90 करोड़ उगाही लेना है, आपने 50 लाख में खरीद लिया जी। कौन खरीदा, कौन बेचा? तो कागज पे कांग्रेस पार्टी के अखबार को कांग्रेस पार्टी ने ही खरीद लिया जी। और उसके बाद इन्होंने कई सारे काम शुरू कर दिए, उसका कॉमर्शलाइजेशन शुरू कर दिया। पंचकुला में कोई ज़मीन थी, उसको बेच करके मुंबई में कोई ज़मीन था, वहाँ मॉल बनाने लग गया। ये काम अखबार का काम थोड़ी होता है जी। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने फ्रॉड का केस लगाया जी और कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया। ये दोनों माँ बेटे अभी बेल पे बाहर हैं और अब ईडी इसमें तहकीकात कर रही है, तो पूछताछ के लिए बुलाया है। कौन सा आसमान गिर गया? बदले की कार्रवाई है तो जेल जाना चाहिए था आपको, बेल क्यों ले लिया आपने? 2012 से ये चल रहा है, जवाब देते नहीं बन रहा।
सरकार के मदद से, सरकार से आप चीजों को अलॉट करवाओ, जनता का पैसा लूटने के लिए आप इधर से उधर कंपनी बना करके आप अपनी जेबें भरोगे और देश की सेवा और नेता बनने का दम्भ भी भरोगे, ये चलेगा नहीं। इस केस में गांधी परिवार और कांग्रेस के लीडर्स जो कोई भी इसमें शामिल हैं, सबको दंड मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, एक तरफ कांग्रेस पर ईडी का शिकंजा तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन भी ईडी की गिरफ्त में आ गए हैं। कल केजरीवाल ने अपने मंत्री को क्लीन चिट दी थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई सवाल दाग दिए हैं। स्मृति ईरानी ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 सवाल दागे हैं। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन ने 4 फर्जी कंपनियां बनाई, फिर केजरीवाल ने क्लीन चिट क्यों दी है, जिस पर आप बौखलाकर बदले की कार्रवाई करार दे रही है। डॉक्टर साहब, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं केजरीवाल के मंत्री और फिर भी केजरीवाल कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। देखिए, पूरा कुनबा ही भ्रष्टाचार में ओत प्रोत है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इन्होंने तो क्लीन चिट दे दी। केजरीवाल जज कब बन गया पता नहीं है, अभी तक तो हमको मालूम था कि वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन नटवर लाल तो नटवर लाल होता है। सवाल पूछे गए 10, जवाब में मिल गया भाषण। संजय सिंह जो है अवतरित हुआ, मीडिया वाले कोई सवाल भी नहीं पूछे, क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं। पैसा का कमाल इतना ज़्यादा है, मीडिया वाले अब देखिएगा, अभी 2 दिन के अंदर टेलीविज़न चैनलों पे दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, उसका ऐड चलना चालू हो जाएगा और मीडिया वाले इस केस को बंद कर देंगे। कहानी क्या है? कहानी बहुत ही सिंपल है। 4 कंपनी है जिससे पैसे आए 16 करोड़ 31 लाख रुपए। केजरीवाल बताए पैसे आए हाँ या नहीं। सिर्फ आया ही नहीं, जब मसला इनकम टैक्स का हुआ तो सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में बाकायदा ये अर्जी लगाई कि भाई साहब, इसमें तो जेल होता नहीं, अगर आपने इनकम टैक्स की चोरी की है उसमें कोई जेल होता नहीं है। मोदी सरकार ने कानून को थोड़ा ढील कर दिया है, जितना का टैक्स बनता है आप टैक्स दे दीजिए, आप मुक्त हो जाएंगे। तो क्या सत्येंद्र जैन ने कोर्ट के अंदर जाकर के ये सबमिशन किया हाँ या नहीं? उसका जवाब नहीं देगा। चोरी करो और सीनाजोरी भी करो। फिर उसके बाद क्या इनकम टैक्स का जो प्रिंसिपल कमिश्नर था उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा या नहीं कहा कि ये जो फर्जी कंपनियां जो बनी, ये जो पैसा आया, इस पूरे लेन देन का बेनिफिशियरी सत्येंद्र जैन है? कागज है, कागज को डिस्प्रूव करे केजरीवाल? नहीं, इसका जवाब वो नहीं देगा। फिर इसके बाद दिल्ली के कोर्ट ने यह भी माना कि ये जो पैसे का जो हेरा फेरी हुआ, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई, इसका बेनिफिशियरी सत्येंद्र जैन, कोर्ट से भी कह दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी कह दिया। लेकिन ये तुर्रम खान केजरीवाल ये क्लीन चिट दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसने कह दिया हम कट्टर देशभक्त हैं, भ्रष्टाचार देश के साथ गद्दारी है। बड़ी अच्छी बात है। तो भाई गद्दार को तुम क्यों पनाह दे रहे हो? तुमने क्यों नहीं हटाया जब उसके ऊपर से केस चल रहा है, जब कोर्ट में भी ये बात कह दी गई, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कह दिया कि ये सब हेरा फेरी का मेन बेनिफिशियरी ये सत्येंद्र जैन है। और सबसे बड़ा सवाल उसमें यह है कि उस पैसे का इस्तेमाल तुमने 200 बीघा जमीन, भाई 200 बीघा जमीन किस लिए चाहिए दिल्ली के अंदर? कहाँ खरीदा? खरीदा वहाँ जो इलीगल कॉलोनीज के बगल में है, और पहले ज़मीन खरीद लिया और उन इलीगल कॉलोनीज को इस ईमानदार नटवर लाल ने वहाँ रेगुलराइज भी कर दिया। मतलब ये उल्टे पुल्टे पैसे से कम दामों पे आपने ज़मीन खरीद ली, इरेगुलर अनऑथराइज्ड कॉलोनी के बगल में ज़मीन खरीदी, और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए आपने उन कॉलोनीज को बाकायदा रेगुलराइज भी कर दिया। मतलब सिर्फ सत्येंद्र जैन नहीं, ये पूरी की पूरी सरकार, ये केजरीवाल, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और दंडित होना चाहिए। जी बिल्कुल, केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की स्मृति ईरानी ने पूरी पोल पट्टी खोल कर रखती है। तो वहीं अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राम मंदिर के गर्भगृह की पहली शिला रख दी है, जिसके बाद गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। ये मंदिर देश का राष्ट्र मंदिर होगा। डॉक्टर साहब, जिस दिन का 500 सालों से इंतजार था, आज वो आ गया। सीएम योगी ने पहली शिला रख दी और काम चालू हो गया। जी हाँ, आज योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह में शिलान्यास किया है। मतलब
जिस जगह पे रामलला की मूर्ति रखी जाएगी, मेन मंदिर का मेन हिस्सा, अब इसके बाद से मंदिर के आसपास ये कंस्ट्रक्शन जो है वो चालू हो जाएगा 2 साल के अंदर अंदर तक, मतलब 2024 के शुरुआत में ही ये मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन एक बात उन्होंने सही कही कि राष्ट्र मंदिर है। राष्ट्र मंदिर इसलिए है कि हिंदुस्तान, इसके तो सबसे बड़े हीरो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका मंदिर राष्ट्र मंदिर ही होगा। जो राष्ट्र राम, कृष्ण, शिव इनके नाम से जाना जाता हो, उनके मंदिर, उनका जो मंदिर हो, उनके जन्म स्थान का जो मंदिर हो, वो राष्ट्र मंदिर ही कहलाएगा। और एक नया डिबेट इसमें शुरू हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रही है, भाई राष्ट्र मंदिर क्यों? राष्ट्र मंदिर इसलिए कि राम हिंदुस्तान के कण कण में बसे हुए हैं, लोगों के दिमाग में, समाज में, हर जगह राम विराजमान है। इसलिए जब इतना बड़े व्यक्तित्व के बारे में, इतना बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि 500 साल का, आपने बिल्कुल सही कहा, स्ट्रगल के बाद ये मंदिर बनकर के तैयार होगा, ये भव्य मंदिर वाकई राष्ट्र मंदिर के रूप से जाना जाना चाहिए। जी बिल्कुल। जहां राम मंदिर का काम जोरों पर चल रहा है, उसी वक्त एक और धार्मिक मुद्दा सामने आ गया है। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद के बीच वाराणसी की धरहरा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। काशी के पंचगंगा घाट पर धरहरा मस्जिद को विष्णु मंदिर कहा गया, जिसके बाद ये मामला सिविल जज की कोर्ट में दाखिल हुआ है। याचिका में दावा किया गया कि धरहरा मस्जिद बिंदु माधव मंदिर है, जिसे 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़ दिया था। विष्णु मंदिर के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान पर बनी मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने और वहां दर्शन पूजा का अधिकार देने की मांग की गई है, जिसकी सुनवाई 4 जुलाई तय की गई है। डॉक्टर साहब, 4 जुलाई को 2 मामलों की सुनवाई होगी, क्या होगा? देखिए, ये तो मामले एक के बाद एक निकलते चले जाएंगे। औरंगजेब ने कम से कम 1000 के आसपास मंदिरों को तोड़ा और वहां पे मस्जिद बनवाई है। कुछ वापस मंदिर के रूप में आ गए, कुछ नहीं आ सके। तो ये कहानी, अब ये सिलसिला ये शुरू हुआ है और ये शुरू होना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इतिहास, उसका सच, हिंदुओं के ऊपर जो 1000 साल से जो जुल्म हुआ है, उसकी जानकारी आज के जनरेशन को होना चाहिए। ये जानकारी होने के साथ ही एक चीज़ तय होगा, हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो 1000 साल से हम लोग करते चले आ रहे थे। और हिंदुस्तान में फिर कोई बाहर का आक्रांता आकर अपनी पैर जमा ले, यहाँ पे शासन करने लग जाए, वो चांसेस भी खत्म हो जाएगा। तो एक उस दृष्टि से ये ज़रूरी है कि इतिहास की सही जानकारी सारे लोगों को हो। और दूसरी बात कि जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, उसको दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। इसके बीच अगर कोई 1991 का कानून रोड़ा बनता है तो प्रधानमंत्री मोदी इस सरकार के ऊपर हिंदुओं को सड़कों पे आके आंदोलन करना चाहिए। ये मुट्ठी भर किसान अगर किसी पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून को बदलवा सकते हैं तो ये जो हिंदुओं का जो विराट समाज है, वो सड़कों पे आके इस 1991 के कानून को हवा में क्यों नहीं उड़ा सकता है। ये दबाव कोर्ट के ऊपर भी होना चाहिए, ये दबाव सरकार के ऊपर भी होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। ये अन्याय हिंदुओं के साथ हुआ है, ये वक्त आ गया है कि उस अन्याय को करेक्ट किया जाए। जी बिल्कुल। एक तरफ मंदिर मस्जिद को लेकर लगातार विवाद हो रहा है, तो दूसरी तरफ बंगाल में सिंगर केके की मौत पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिस पर टीएमसी ने अपनी सफाई में कहा कि भाजपा को अपनी गिद्ध राजनीति बंद करनी चाहिए, उन्हें मौत का राजनीतिकरण बंद करना चाहिए। अगर भाजपा केके को पार्टी का नेता बताना शुरू कर दे तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। डॉक्टर साहब, केके की मौत पर ममता सरकार पर लापरवाही का जो आरोप है वो कितना सही है? अब बंगाल के बारे में क्या कहा जाए? यही कह सकते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजा टके शेर खाजा। मतलब ये कि वहां पे जो लापरवाही का जो आरोप लग रहा है वो गलत नहीं है। आप ये बताइए कि जितने लोगों को वहां पे परमिशन था, संख्या ज़्यादा कैसे हो गई?
पुलिस सो रही थी, कोई कंसर्ट हो रहा है, 1000 लोगों की जगह है, 5000 लोग आ जाएंगे तो होगा ही, बवाल मचेगा ही। जी। दूसरा ये बताया जा रहा भाई एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था, सफोकेशन हो रहा था। जो वीडियो तस्वीरें जो आ रही है उससे मालूम चल रहा है कि हर 2-4 मिनट में वो अपने टॉवल से जो अपना वो मुंह पोंछ रहे थे। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल और तमाम चीजें। और मैं आपको बता दूं, जो केस रजिस्टर हुआ है अननेचुरल डेथ का हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ निशानी भी है शरीर के ऊपर। अब ये सारी चीजें तो आगे चल करके समझ में आएगा, लेकिन एक मौत होती है, अचानक से मुख्यमंत्री एक्टिव हो जाती है जी। बाइट देने लग जाती है। भाई क्यों दे रही हो, क्या जरूरत है इसकी? पॉलिटिकल करेंगे आप, फिर मालूम चला वहां विश्व भारती का किसी जगह पे उसके डेड बॉडी को रखा जाएगा। अपने समर्थक जितने भी उसके कलाकार हैं, सिंगर हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, उनके लिए एक वहां पे, भाई किसी की मौत हुई है, फॉर गॉड सेक सबसे पहले उसके परिवार को बुलाइए, डेड बॉडी को उसके परिवार को दीजिए। तमाशा आपने शुरू कर दिया। आप राजनीति शुरू करो और जब पलटवार हो जाए तो आप उसको गिद्ध राजनीति कहोगे। ममता बनर्जी के क्या उसमें जरूरत था बीच में कूदने का? मैंने हर चीज में नाक घुसड़ना जरूरी है। तो यही बंगाल की स्थिति है। बंगाल में गिद्ध कौन है, कौन गिद्ध को पालता है और कौन गिद्ध के जरिए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करवाता है, बंगाल के भद्र लोगों को मालूम नहीं हो, लेकिन देश की बाकी जनता को अच्छी तरीके से मालूम है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।